Hello everyone, welcome to Free Study. So today we are going to cover page number 52 to 65 of Insights IAS PDF. एंड वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरी ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हैं एंड बाय पेइंग ओनली ₹90 यू कैन गेट दिस पीडीएफ। सो जो आंसर्स हैं वो आंसर राइटिंग फॉर्म में भी हैं एंड करंट अफेयर्स की फॉर्म में भी हैं एंड काफ़ी ईजीली आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो आपका जो कंपाइलेशंस होती हैं वो बहुत इजीली यहाँ पर कवर कराई जाती हैं। जून 19 से ही सभी मंथ्स की कंपाइलेशन के वीडियोस मैंने चैनल पर अपलोड किए हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर देख लीजिएगा, आपको सभी वीडियोस वहाँ पर मिल जाएंगे एंड जिस भी मंथ से आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। तो इससे जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करते हैं आर्टिकल 1 to 3 के अकॉर्डिंग, तो वो ये ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं। बेसिकली यहाँ पे आर्बिट्रेटर्स होते हैं एंड आर्बिट्रेटर्स, मान लीजिए अगर किसी के बीच में कोई सुलह कराई गई तो मीन्स एक तरीके से उनको अवार्ड दे दिया कि आपको अब ये काम करना होगा। मीन्स उनके बीच में एक तरीके से आप बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने, मैं अभी आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी, कोई दो पर्सन बैठे हैं एंड बीच में आर्बिट्रेटर बैठा है, तो वो इन दोनों की बात सुनेगा एंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे ऑर्डिनेंस ये लेकर आया है कि मान लीजिए अगर ये दोनों पार्टीज जो हैं वो, उन्हें लग रहा है कि ये जो आर्बिट्रेशन हुआ है ये फ्रॉड एंड करप्शन से हुआ है, तो वो इसके ऊपर अनकंडीशनल स्टे लगवा सकते हैं। एंड इसके साथ साथ ये पहले जो आर्बिट्रेशन एंड ऑर्डिनेंस अवार्ड था, कॉन्सिलिएशन था, ये 1996 में आया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब जो इसका 8 शेड्यूल था वो भी ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ पर क्या था कि जो आर्बिट्रेटर्स जो होंगे तो उनकी एक्रेडिटेशन के लिए, जैसे कोई हमें, जैसे मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी होती है तो वो एक्रेडिटेड होती है ना टू यूजीसी, तो सिमिलरली जो आर्बिट्रेटर्स होते थे उनकी एक्रेडिटेशन की भी जो क्वालिफिकेशन होती थी तो अब वो भी ख़त्म कर दी गई हैं। एक सेक्शन 36 भी डाला गया है कि अगर फ्रॉड एंड करप्शन पाया गया तो जो अवार्ड है वो उस पर स्टे लगा दिया जाएगा एंड बाकी जो भी फिर चैलेंजेस होंगे तब तक वो डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाते। देन देखिए, गवर्नमेंट रोल्स आउट ₹1.19 लाख करोड़ स्टिमुलस। तो गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत अभियान, जो कि कोविड की वजह से शुरू की थी, एंड अब इसका जो थर्ड है, थर्ड, ये ट्रेंच थर्ड नहीं है बट दिस इज़ 3, जैसे कि नीति आयोग 1 और 2 की बात चली, ठीक है, ओपन डेफिकेशन, स्वच्छ अभियान, तो ये ऐसे 1 2 इस तरीके से होता है। तो ये थर्ड है, इसको कहा गया है। एंड आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना यही है कि जो हमारी कंट्री के अंदर जो लोग हैं वो अपनी रोज़गार जो है हम अपने ऊपर ये डिपेंड रहें। एंड यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, जो भी नए एम्प्लॉयज़ होंगे तो उनको जो 2 साल का जो ईपीएफ होता है, ईपीएफ इज जो प्रोविडेंट फंड के जो ड्यूज़ होते हैं वो एक तरीके से वो डिले कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वो लोग जिनकी सैलरी 15,000 से कम है एंड उन्होंने अपनी जॉब खो दी थी तो वो भी इसको छोड़ सकते हैं, ईपीएफ पे करने की ज़रूरत नहीं है। वो फर्म्स जहाँ पर 50 एम्प्लॉय से ज़्यादा काम करते हों एंड कम से कम उन्होंने न्यू एम्प्लॉयज़ हायर किए हों कम से कम 5, तो वो भी 2 ईयर्स का पीडीएफ जो है वो ड्यू कर सकते हैं। फार्मर्स जो हैं, अगर 65,000 करोड़ के फर्टिलाइज़र्स दिए जाएंगे फार्मर्स को, 10,000 करोड़ रुपए जो हैं वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में लगाए जाएंगे। सैलरीड टैक्स पेयर्स 2 करोड़ का रिलीफ दिया जाएगा ताकि ईजीली, आईटी होता है इनकम टैक्स, जैसे मान लीजिए कोई रेजिडेंशियल यूनिट्स खरीदते हैं तो अगर मान लीजिए उस पर टैक्स देना है या नहीं देना है तो उसके लिए भी 2 करोड़ की छूट दी जाएगी, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं, पहले वो फुलफिल करनी होती हैं, तो वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार 18,000 करोड़ रुपए लगाएगी एंड नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 6,000 करोड़ रुपए। इसकी ज़रूरत यह किस लिए थी, क्योंकि आरबीआई ने कहा था कि हमारी जो कंट्री है वो टेक्निकल रिसेशन में आ चुकी है। टेक्निकल रिसेशन का मतलब होता है कि जब लगातार 2 क्वार्टर्स यानी कि 6 महीने, एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, तो अगर मान लीजिए 2 क्वार्टर है मतलब लगातार 6 महीने जो कंट्री का जीडीपी है वो घट रहा है, तो वो होता है टेक्निकल रिसेशन। तो अगर हमारी जो कंट्री है वो 2020-21 के फर्स्ट हाफ में ही टेक्निकल रिसेशन में एंटर कर चुकी है एंड मूडी, जो मूडी वो देते हैं, रैंक वगैरह देते हैं, तो इन्होंने कहा है कि हाँ जीडीपी हो सकता है हमारी कंट्री की आगे बढ़े, तो इसीलिए कुछ सरकार को करना होगा, इसीलिए आत्मनिर्भर भारत योजना लाई गई थी। एंड अब जो है वो क्या लाया गया है,
ये लाया गया है 1.19 करोड़ का स्टिमुलस, मतलब एक तरीके से न्यू हेल्प। नाउ टेक्निकल रिसेशन यही है कि जब जीडीपी जो है वो लगातार 2 क्वार्टर तक गिर गई हो एंड उसके बाद भी अगर गिरती रहे तो फिर उसे हम डिप्रेशन कह देते हैं। देन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, तो यहाँ पर देखिए साफ ही बताया जा रहा है रूरल मनरे, पहले देखिए सिर्फ नरेगा होता था, बाद में महात्मा गांधी जो नेम था वो ऐड किया गया था। तो मतलब गांव के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है वो गारंटेड है कम से कम 100 दिन तक। तो ये जो लिबटेक है, लिबटेक ने अभी एक स्टडी की इन लोगों के लिए, मनरेगा के ऊपर स्टडी की, एंड यहाँ पर पाया गया कि जो रूरल वर्कर्स होते हैं उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उनको जो उनकी वेजेस हैं वो ही नहीं मिल पाती। इवन रेगुलर टाइम में भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं इनके लिए। अभी कोविड-19 के टाइम पे तो थी प्रॉब्लम, लेकिन जो रेगुलर तरीके से भी देखें तो भी इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है अपनी वेजेस को निकालना। तो मनरेगा में राइट टू वर्क एक तरीके से गारंटेड होता है, एंड जो भी लोकल गवर्नमेंट होती है उनको कम से कम 100 दिन का काम देना होता है ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इन लोगों की वो इम्प्रूव हो सके। नाउ अगर इसके अंदर जॉब चाहिए तो वो पर्सन सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का, 18 साल एज कंप्लीट होनी चाहिए, एंड लोकल हाउस होल्ड का पार्ट होना चाहिए, एंड मीन्स कोई ऐसे स्किल होनी ज़रूरी नहीं होती। की इफेक्ट्स ध्यान रखिएगा कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में आता है। जो वर्क्स होते हैं वो SC ST के कार्ड्स पर लिए जा सकते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं तो उनको भी ये काम मिल सकता है। एंड जैसे ही वो एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं कि उन्हें काम चाहिए तो 15 दिन के अंदर जो है उन्हें काम देना पड़ता है, अदरवाइज बेरोज़गारी भत्ता उन लोगों को देना पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा रूरल वर्कर्स को। सोशल ऑडिट मैंडेटरी है, सोशल ऑडिट इनका होता रहता है ताकि ये पता लगाया जा सके सबको काम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही। ग्राम सभा जो है वो एक प्रिंसिपल फोरम है यहाँ का, जो कि देखता है कि अगर मान लीजिए इनकी कोई डिमांड है तो उनको सुना जाए। एंड ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत ही बताती है कि ये लोग क्या काम करेंगे, जैसे कहीं पे गड्ढे वगैरह खोदने हैं तो इनके अलग अलग तरीके से काम होते हैं, तो आप वो वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। देन देखिए ग्राम पंचायत का रोल क्या होता है, तो ये मैंने इस तरीके से लिखा है, मे बी इट विल यूज़फुल टू यू। सो सबसे पहले एप्लीकेशंस इनको देते हैं लोग, एंड फिर ये उन्हें वेरीफाई करती है ग्राम पंचायत, फिर रजिस्ट्रेशन कराती है इनका, ठीक है, फिर एप्लीकेशन रिसीव करती है कि ये काम है, अब बताइए कौन कौन काम करने के लिए रेडी है, फिर बता देते हैं कि भाई ठीक है ये काम आपको दिया जाता है, काम अलॉट कर दिया जाता है, एंड फिर उसके बाद वर्क की प्लानिंग वगैरह चलती रहती है। देन देखिए द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स, दैट इज रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। तो इसको हम बार बार FRA पढ़ेंगे, दैट इज फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। तो जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती हैं एंड जो फॉरेस्ट के अंदर जो लोग रहते हैं तो उनके भी कुछ हक हैं। तो 1000 ट्राइबल्स मैसूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से उन्होंने पिटीशन, एक तरीके से उन्होंने तो नहीं डाली, उनके बेसिस पे किसी और ने डाली, एंड उसका रिव्यू पिटीशन आया। ना ये पिटीशन जो थी वो रिजेक्ट क्यों कर दी गई थी, क्योंकि इनको कहा गया था कि आपको एविडेंस देने होंगे कि आप फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। तो बड़ी अटपटी बात है, फॉरेस्ट में रहने के एविडेंस आपको लगता है कि इनके पास होंगे। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रावीट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस, क्योंकि सबको पता है फॉरेस्ट में रह रहे हैं तो इनके पास ज़्यादातर कागज़ वगैरह नहीं होते। नाउ इशू सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में कहा था कि कंट्री के अंदर कम से कम 1 मिलियन लोग ऐसे हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट जो डिमांड कर रहे हैं, तो उनको रिजेक्ट करता है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन बाद में कोर्ट ने अपनी इस ऑर्डर पे स्टे लगा दिया, एंड सुप्रीम गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि आप रिव्यू पिटीशन फाइल कीजिए एंड दोबारा से रिपोर्ट सबमिट कीजिए। तो क्या कर सकते थे, देखिए सुप्रीम कोर्ट इनके क्लेम्स रिजेक्ट करने के बजाय इनको कहीं और जगह दे सकते थे, रिहैबिलिट कर सकते थे इन्हें किसी और जगह। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट जिसके अकॉर्डिंग शेड्यूल ट्राइब्स अपना हक मांग रहे हैं, तो ये 2006 में पास हुआ था, जहाँ पे जो भी ये कम्युनिटीज़ जो होती हैं इनको एक रिकॉग्निशन दिया जाता है कि आप हैं एंड आपको ये काम यहाँ पर कर सकते हैं। इनको टाइटल राइट्स मिलती हैं, 4 हेक्टेयर्स तक का इनको जगह मिलती है, यूज़ राइट मिलती है कि जो छोटी छोटी फॉरेस्ट में जो चीज़ें होती हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, ग्रेजिंग एरियाज इन्हें मिलते हैं, रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट्स इन्हें मिलती हैं कि अगर इन्हें ज़बरदस्ती इनकी जगह से हटा दिया जाएगा तो भी इन्हें कुछ फ़ायदा मिलेगा।
फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स होती हैं, क्योंकि ये इसीलिए इनको देखिए हेल्प की जाती है ताकि ये फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, वहाँ की वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें। नाउ अगर इसके लिए एलिजिबल होना है, फॉरेस्ट राइट एक्ट चाहिए, फॉरेस्ट राइट्स चाहिए, तो इस एक्ट के सेक्शन नंबर 2C में लिखा हुआ है कि अगर फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब बनना है एंड राइट्स को रिकॉग्नाइज करना है तो 3 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। एक तो उस एरिया में आप शेड्यूल्ड ट्राइब हो, फॉरेस्ट लैंड के अंदर आप रह रहे हो 13 दिसंबर 2005 से पहले, एंड वहीं की चीज़ों पे आप अपने लाइवलीहुड के लिए डिपेंड हो। अगर अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर बनना है तो 2 कंडीशंस चाहिए कि कम से कम आपकी 3 जनरेशन्स वहाँ पर रह रही हों, 75 ईयर्स बनेंगे, एंड वहीं पर आप इसीलिए रह रहे हो क्योंकि आपका लाइवलीहुड वहाँ पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स हैं ये भी इनके डिफाइंड है अंडर द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। देन से निमोनिया एंड डायरिया प्रोग्रेस रिपोर्ट, तो ये एक नई वो न्यूज़ आई है एंड इसे रिलीज़ किया है इंटरनेशनल वैक्सीन एसेस सेंटर ने। तो ये बहुत ज़रूरी है लर्न करने की कौन सी रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है। ठीक है, तो कैसे ध्यान रखोगे, देखो निमोनिया एंड डायरिया हो जाता है तो अगर उसका वैक्सीन भी अवेलेबल हो जाए पहले से ही तो शायद ये प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में यही पूछे जाते हैं। तो क्या हाईलाइट्स हैं, इंडिया ने अच्छा काम किया है, देखते हैं क्या अच्छा किया है। इंडिया ने जो टारगेट था 90% लोगों को कवर किया फॉर 3 ऑफ द 5 वैक्सीन्स, एंड इस रिपोर्ट में ये बात सामने आई। ये जो वैक्सीन्स हैं 3 वैक्सीन्स हैं, एक है डिप्थीरिया, पर्टसिस एंड टेटनस। जो मीजल्स होता है उसके अंदर वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगता है, एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी एंड न्यूमोकोल कॉन्गुजेट वैक्सीन। देखिए इस वैक्सीन के बारे में अभी एग्जाम में भी पूछा गया था जो 2019 में प्रीलिम्स था। इंडिया ने अपना जो 100 डेज़ का जो एजेंडा था कि रोटा वायरस छोटे बच्चों को पिलाया जाता है, उसकी वैक्सीन पिलाई जाती है, तो ये कंप्लीट कर लिया जिससे 26 मिलियन बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। इंडिया जो है वो 4 टारगेट्स के अंदर लेकिन फेल हो गया है, वेरी इंपॉर्टेंट लिखने होंगे ये अगर मेंस में आएगा। ब्रेस्ट फीडिंग में फेल हो गया है, इम्यूनाइजेशन केयर के अंदर एंटीबायोटिक, ORS एंड जिंक सप्लीमेंटेशन में इंडिया जो है वो फेल हो गया है। नौ निमोनिया एंड डायरिया के थ्रू जो हैं बच्चों की डेथ 29% बच्चों की डेथ होती है, एंड हर साल 2 मिलियन बच्चे मर जाते हैं। देन देखिए स्टडी हाईलाइट्स ऑनलाइन एजुकेशन वोज, तो दिस इज़ वेरी कॉमन। ऑनलाइन एजुकेशन कितनी सक्षम रही कितनी सक्षम नहीं रही। सो ये अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने क्या किया, कंडक्ट किया है कि ई लर्निंग के कितने फ़ायदे हुए कितने नहीं हुए। 5 स्टेट्स में उन्होंने किया। टाइटल था इसका मिथ्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। 26 डिस्ट्रिक्ट्स 1522 स्कूल कवर किए गए, एंड क्या कहा कि वहाँ पे जो 60% से भी ज़्यादा बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूल में उन्होंने कभी एजुकेशन ही नहीं ली ऑनलाइन, स्मार्टफोन्स ही अवेलेबल नहीं हैं। चैलेंजेस क्या हैं, वो बच्चे जो कि डिसेबल्ड हैं और कोई उनको शरीर के कोई अंग से वो परेशान हैं तो उन बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम रही। एंड 90% टीचर्स ने भी ये बात कही कि हाँ जो बच्चे डिसेबल्ड हैं वो ऑनलाइन पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। 70% पेरेंट्स ने भी कहा कि जो क्लासेस थी वो इफ़ेक्टिव नहीं थी। 80% से ज़्यादा लोगों ने ये कहा कि इमोशनल कंटेंट जो था, जो अटैचमेंट होती है टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में, वो मिसिंग थी। देन देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है अबाउट प्लाज्मा थेरेपी। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी पर्सन को कोविड है फिर वो ठीक हो गया तो प्लाज्मा उसका लिया जाता है, कुछ ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं, फिर उसके थ्रू नेक्स्ट पर्सनस को हेल्प की जाती है। तो ये कोविड-19 के लिए ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, एंड ICMR ने कहा कि ये बेनिफिशियल नहीं है। डोनर्स जो होते हैं वो 14 दिन के बाद जब सिम्टम रिजोल्यूशन हो जाती है तो डोनर्स अपना प्लाज्मा देते हैं, एंड अर्ली स्टेज में होना चाहिए, जैसे 3 से 7 दिन ही हुए हों, एंड कोई IgG एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी हमने करी हुई है, इम्यूनोग्लोबिन जो होती है। एंड ये भी ध्यान रखिएगा प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, ये पेशेंट से एक्सट्रैक्ट करके फिर दूसरे लोगों की हेल्प करता है उनको ठीक होने में। देन व्हाट इज़ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, तो डिजिटल भी ध्यान रखिएगा, हेल्थ भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो थी मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ देनी थी सिटीजन्स को, यही इसका मेन एम था। इंडिपेंडेंस डे के दिन ये लॉन्च हुई थी। चंडीगढ़, लद्दाख, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, पुडुचेरी मीन सभी बेसिकली यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर। इसके अंदर हर इंडियन सिटीज़न के पास अपनी अलग हेल्थ IDs होती हैं, हेल्थ रिकॉर्ड्स होते हैं,
ये पता होता है कि कौन हमारा डॉक्टर है, क्या हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेंगी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर ये आते हैं। एंड 6 इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स है, एक तो हेल्थ आईडी, पर्सनल रिकॉर्ड रखना, डिजी डॉक्टर्स रखना, हेल्थ फैसिलिटी की रजिस्ट्री कराना, टेली मेडिसिन एंड ई फार्मेसी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो होती है वो इस मिशन को इम्प्लीमेंट करती है। एंड यहाँ पे जो प्राइवेट जो प्लेयर्स होते हैं उनको भी बराबर अपॉर्चुनिटी मिलती है। फ़ायदा इसका यही है कि जो हमारी कंट्री हैं उनको प्रॉब्लम आती है सिटीजन्स को कि उन्हें सही डॉक्टर्स नहीं मिल पाते। डॉक्टर्स मिल गए हैं तो अपॉइंटमेंट लेना, फ़ी कितनी होगी, बेस्ट हेल्थ केयर कैसे मिलेगा, तो इस सब प्रॉब्लम को सॉल्व करता है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। देन देखिए व्हाट इज़ चपारे वायरस, तो मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, सो प्लीज़ इग्नोर दैट। तो चपारे वायरस बोलीविया के अंदर पाया गया। बोलीविया हमारा साउथ अमेरिका के अंदर है। एंड ये एक इसका जो चपारे हेमोहैजिक जो फीवर है वो सेम एरिने वायरस फैमिली से है। ये एबोला वायरस डिसीज़ भी जिससे कॉज होती है, ध्यान रखिएगा, एरिना वायरस। नाउ ये जो वायरस है ये रैट्स के अंदर होता है, इजीली ट्रांसमिट हो जाता है, कोई ड्रग्स नहीं है अभी इसको ट्रीट करने के लिए। एंड ये दिस इज़ डिफ़िकल्ट टू कैच द वायरस देन कोरोना वायरस, क्योंकि कोरोना वायरस तो ये है रेस्पिरेटरी रूट से भी ट्रांसमिट हो जाता है, लेकिन ये उसके थ्रू नहीं हो सकता। जब तक आप किसी चीज़ को डायरेक्ट टच नहीं करोगे विद बॉडीली फ्लूइड्स, तब तक आप उसको प्रॉब्लम को नहीं ले सकते। एंड ये ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर पाया जाता है। देन देखिए एक ड्रग दिया गया, एक्सपेरिमेंटल ड्रग दिया गया था ट्रम्प को, वो हमने पढ़ा था पॉलीक्लोनल एंड मोनोक्लोनल, हमने लास्ट मंथ भी पढ़ा था। तो इन्होंने जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इस ड्रग को क्लियरेंस दे दिया है। तो ये ड्रग बनाया था रीजेनरोन फार्मास्यूटिकल्स ने। तो 2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं इसके अंदर, एक होती है कैसीरीविमैब, एक होती है इमडेवीमैब। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, कैसीरीविमैब एंड इमडेवीमैब। नाउ इससे जो पर्सन होता है उसको इलनेस से बचाया जाता है। जो ड्रग होती है वो बॉडी की जो नेचुरल डिफेंसेस है उसको इमिटेट करती है। एंड जो सेकेंड ड्रग होता है वो होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ये एक तरीके से प्रोटीन्स होते हैं जो कि पर्सन के इम्यून सिस्टम को मिमिक कर लेते हैं एंड फिर उस वायरस पे अटैक करते हैं। तो ये मैन मेड है। ओके, देन देखिए इंडिया के जो टीन्स हैं वो बॉडी मास इंडेक्स के अंदर लो आए हैं। ये ईपीएफ एग्जाम में कभी पूछा गया था, सो इम्पॉर्टेंट है बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है। आई थिंक इसका फॉर्मूला पूछा गया था, तो वो भी यहाँ पर लिखा गया है। एंड इंडिया के जो टीन्स हैं उनका रैंक काफ़ी लो आया है। ये कौन पब्लिश करता है? द लैंसेट, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ग्लोबल एनालिसिस की 200 कंट्रीज़ में ओवर 34 ईयर्स तक। तो बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, जितना आप ये अपना भी निकाल सकते हैं, जितना आपका वेट है केजी में लीजिएगा, आप डिवाइड कर लीजिए हाइट को मीटर में लेकर स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। अगर 20 to 25 आ रहा है तो आप ठीक हैं, अदरवाइज बॉडी मास इंडेक्स आपका लो हो सकता है। इंडिया की जो रैंक है वो 196 है, सो आई थिंक 200 में से 196 इज़ वेरी बैड। इंडिया के जो 19 ईयर ओल्ड बॉय एंड जो गर्ल्स हैं उनका बीएमआई 20.1 है। ठीक है, सो एंड चाइना की बात करें, चाइना की रैंक 88 है बॉयज़ में एंड बीएमआई है 23। अगर गर्ल्स में बात करें तो रैंक 119 है एंड बीएमआई है 22.2। इंडिया की रैंक 3rd एंड 5th है बॉटम से, जहाँ पे जो 19 ईयर ओल्ड बॉय एंड जो गर्ल हैं उनका लो बॉडी मास इंडेक्स होता है। इंडिया के जो टीन्स हैं वो शॉर्टेस्ट पाए गए हैं। देन देखिए टीआरपी नॉर्म्स, तो ये सब जो आपका केस है ये सब रिपब्लिक टीवी एंकर जो हैं उनके क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल गई हूँ, आप उनका का नाम कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा। तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने एक 4 मेंबर कमेटी बनाई थी कि जो टेलीविज़न रेटिंग है इनको देखो। एंड इसके जो हेड थे वो थे शशि शेखर वेम्पति। ठीक है, सीईओ हैं ये प्रसार भारती के। तो इन्होंने देखा तो टीआरपी क्या होता है, जैसे आप किसी भी चीज़ को, कितने लोग जो हैं वो किस बैकग्राउंड से देख रहे हैं उस चैनल को, एंड इसको जो बार्क है वो रिकॉर्ड करता है। बार्क क्या है? बार्क इज़ ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। तो ये क्या करता है, कुछ घरों के अंदर बारोमीटर्स लगा देते हैं, फिर वहाँ देखते हैं कि वहाँ कौन से चैनल्स देखे जा रहे हैं। तो ये जो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है इसे 2010 में क्रिएट किया गया था। ये एक इंडस्ट्री बॉडी है जिसके अंदर एडवर्टाइजर्स, एड एजेंसीज, ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज, इन सबको रिप्रेजेंट करते हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन एंड द एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये नोटिफाई करते हैं कि क्या गाइडलाइंस रहेंगी, किस तरीके से टीवी रेटिंग एजेंसीज़ को नोटिफाई किया जाएगा। एंड इन्होंने बार्क को रजिस्टर किया था 2015 में कि ठीक है आप इंडिया की टीवी रेटिंग्स को मेज़र
कीजिए। ठीक है, उनका नाम था अर्नब गोस्वामी। ठीक है, चलिए अब देखिए, गिलगिट बल्तिस्तान अ पार्ट ऑफ इंडिया सेज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो इस बार भी ये 2019 के पेपर में पूछा गया था। तो पाकिस्तान ने प्लान किया कि हम जो गिलगिट बल्तिस्तान है उसको प्रोविंशियल स्टेटस देंगे, एंड वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इस्लामाबाद जो है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर को अमेंड करे एंड वहाँ पे इलेक्शंस करवाएं। जो उनका गिलगिट बल्तिस्तान ऑर्डर है, कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस लेके आइए, एंड एक तरीके से पीएम को एथोराइज किया कि आप काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पे लेजिस्लेशन कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। इंडिया ने कहा कि एक इलीगल ऑक्यूपेशन है एंड जम्मू कश्मीर लद्दाख गिलगिट बल्तिस्तान इंडिया का ही पार्ट है। गिलगिट बल्तिस्तान के नॉर्थ में देखोगे तो आपको चाइना मिलेगा, वेस्ट में देखोगे अफगानिस्तान मिलेगा, साउथ ईस्ट में देखोगे तो कश्मीर मिलेगा। ठीक है, एंड पीओके के साथ भी ये बाउंड्री शेयर करता है गिलगिट बल्तिस्तान। देन देखिए, यहीं से जो चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो पास होता है। 50 पीक से भी ज़्यादा पीक्स यहाँ पर हैं जिनकी हाइट 7,000 से भी ज़्यादा मीटर से ज़्यादा है, एंड 3 बड़े बड़े यहाँ पर आपको ग्लेशियर्स मिल जाएंगे। एंड ऐसा करके पाकिस्तान ने कराची एग्रीमेंट को वॉयलेट किया है। 1963 का जो पाक चाइना बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था उसे वॉयलेट किया है। 1972 का जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था उसे भी वॉयलेट किया है। देन देखिए, लद्दाख स्टैंड ऑफ इंडिया चाइना फाइनलाइजिंग डिस एंगेजमेंट प्लान। तो ये वो पेंगोंग लेक जो इशू है उसके बारे में है। तो 8th राउंड हुआ कॉप्स कमांडर टॉक्स का, एंड चाइना ने कहा कि ठीक है वो अपने ट्रूप्स को पीछे बुलाएंगे एंड फिंगर 4 से फिंगर 8 तक वापस जाएंगे। तो आप डायग्राम देख सकते हैं। एंड डिस्प्यूट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास है, जिसके थ्रू इंडिया एंड जो चाइनीज ट्रूप्स हैं उनको सेपरेट किया गया कि पैंगोंग सो की जो 45 जो स्ट्रेच है उसको इंडिया कंट्रोल करेगा एंड बाकी 90 को चाइना। जो करंट साइट है वो जहाँ पे प्रॉब्लम हुई दैट इज़ छंग छेनमो, जो कि कराकोरम रेंज के ईस्ट साइड में मिलेगी। एंड जो स्पर्स हैं फिंगर्स कहलाते हैं। स्पर्स जैसे मान लीजिए ये झील जो है तो उसमें ऐसे लगता है जैसे किसी ने अपने पैर रखे हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको फिंगर्स कहते हैं। चाइना के अकॉर्डिंग चाइना कहता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फिंगर 2 से पास करती है, एंड वो कभी कभी पेट्रोलिंग करते हैं फिंगर 4 तक भी। इंडिया ने कहा कि नहीं, हम लोग पेट्रोलिंग करते हैं इस एरिया का एंड मोस्टली फुट पर ही करते हैं फिंगर 8 तक। तो इंडिया फोर्सेस ने लेकिन कभी भी एक्टिव कंट्रोल नहीं किया फिंगर 4 के बाहर, तो इसीलिए इश्यूज आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, एंड लास्ट टॉपिक, इंडिया एंड आसियान टू एक्सपेंड ट्रेड डेस्पाइट आरसीईपी वॉकआउट। हम सभी को पता है इंडिया लास्ट ईयर ही जो आरसीईपी था उससे वॉकआउट कर चुका था कि हमें रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के अंदर नहीं रहना। तो तब 16 कंट्रीज थी एंड इंडिया के आउट होने की वजह से ये 15 रह गई। तो यहाँ पे ये था कि फ्रीली ट्रेड करेंगे, कोई टैक्सेस वगैरह मीन्स एक तरीके से नहीं होंगे, कम होंगे, एंड एशिया पैसिफिक जो रीजन है वहाँ पे कंट्रीज़ आपस में ट्रेड करेंगी। इसके अंदर 10 आसियान कंट्रीज़ थी। ठीक है, और ये 5 हैं बाकी, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया एंड जापान। इंडिया के लिए डेडलाइन 15 मई थी, लेकिन इंडिया ने आरसीपी साइन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इन कंट्रीज़ के साथ पहले से ही हमारा 105 बिलियन का जो डॉलर का जो है वो ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। मीन्स हमने इनसे इम्पोर्ट ज़्यादा किए हुए हैं, एक्सपोर्ट कम है। एंड 105 में से 54 तो सिर्फ हमारा चाइना के साथ ही ट्रेड डेफिसिट है। अगर हम लोग ये आरसीपी करते तो चाइना के जो बने बनाए गुड एंड डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत आ जाते हैं न्यूजीलैंड से, तो प्रॉब्लम आ जाती है। एंड अपना तो कॉन्सेप्ट चल रहा है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो तो अभी रिजल्ट ही बताएगा। तो उसको ये मीन्स अगेंस्ट है, एंड जो काफ़ी सारी जो पार्टनर्स हैं वो बात नहीं सुनेंगे यहाँ पे। एंड इंडिया ये भी बेसिकली टेंशन थी कि ये 2014 को कंसीडर कर रहे थे कि 2014 को हम बेस ईयर रखेंगे कि इस हिसाब से टैरिफ रिड्यूस करेंगे। सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्हें पसंद नहीं आया, तो आरसीपी से हमने वॉकआउट कर लिया। सो थैंक यू सो मच। पेज नंबर 52 टू पेज नंबर 65 आज की वीडियो के अंदर हमने किया है। आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो 90 रुपीज़ पे करके आप ये पीडीएफ ले सकते हैं, बिकॉज ऑफ वेरी बहुत हार्डवर्क लगता है, 2-3 घंटे लगते हैं इसको बनाने के लिए। एंड अगर आप अपना वो टाइम सेव करना चाहते हैं देन यू कैन गेट दिस। अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो वेल एंड वेरी गुड, क्योंकि आप खुद लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आंसर राइटिंग भी कैसे करते हैं। सो थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। ओके, थैंक यू।